हे, क्या हुआ दिव्यांशु? तुम अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हो? वीर दिव्यांशु को बार बार कोशिश करने के बाद पीछे धकेले जाने की वजह से वीर दिव्यांशु से पूछता है। पता नहीं वीर, मैं यहाँ पर अपनी डेविल सोल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूँ, और तो और मैं प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आखिर उस पर क्या है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये नई लाइफ कैट का सिंबल सिर्फ तुम्हें ही वहाँ नीचे जाना अलाउ कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ वीर। दिव्यांशु एक उदास सा फेस बनाते हुए वीर को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं नीचे जाकर देख के आता हूँ। अगर नीचे कोई ट्रेजर हुआ या फिर कुछ मिला मुझे, तो हम दोनों बराबर में उसके शेयर्स बांट लेंगे, ठीक है? वीर दिव्यांशु के पास जाते हुए कहता है और उसे खड़ा करता है। उसके बाद वीर उस नई लाइफ कैट के नीचे बने उस रास्ते में चला जाता है। वीर वहाँ पर उन सीढ़ियों में नीचे जाते जा रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वीर अपने प्रोफेसर मंत्र का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था, जिससे वो ये पता कर पाए कि नीचे कुछ है भी या नहीं। कुछ देर नीचे जाते रहने के बाद वीर के चारों बगल मसाल जलना शुरू हो जाते हैं। ये क्या, यहाँ पर ये मसाल कैसे जल रहे हैं? वीर मन ही मन सोचता है। अब वहाँ पर चारों बगल रोशनी थी और वीर के सामने एक अजीब सा दरवाजा था जो कि खुद स्पेस के जैसा दिख रहा था। वीर उस दरवाजे को छूता है। वीर देखता है कि वो कोई दरवाजा नहीं है, वीर उसके आर पार जा सकता है। ये क्या है जो कि स्पेस जैसा लग रहा है? वीर मन ही मन सोचता है और उसके आर पार चले जाता है। वीर जैसे ही उस दरवाजे को क्रॉस करता है जो कि पूरी तरीके से तारों और सितारों से भरा हुआ था, वीर उसके पार जाकर शॉक्ड हो जाता है। वो एक अजीब सा आइलैंड पे मौजूद था जहाँ पर एक लकड़ी का घर बना हुआ था। वो लकड़ी का घर बहुत ज़्यादा छोटा था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस लकड़ी के गेट को खोल देता है। उस लकड़ी के गेट को खोलने के बाद वीर देखता है कि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वीर अपने डेविल सोल को बुलाने की कोशिश करता है और इस बार लकीली वो अपने डेविल सोल को बुला पाता है। वीर ने अपने यूनिकॉर्न डेविल सोल को बुलाया था, जिसके कारण अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई थी। वीर आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है। वो घर इतना ज़्यादा छोटा था कि वीर को अपना सर नीचे झुकाकर चलना पड़ रहा था। वीर आगे जाता है और वीर को रूम के बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल और 2 चेयर दिखते हैं। उस डाइनिंग टेबल के ऊपर एक चेस बोर्ड रखा हुआ था जिस पे बहुत सारे चेस थे। वीर उस चेस बोर्ड के पास जाता है और अपने नज़रों को ऊपर करता है। वीर अपने चारों बगल देखता है तो वीर को उस रूम में एक कपड़े से बना हुआ बैनर दिखता है जिसके ऊपर ह्यूमन लैंग्वेज में कैलकुलेटिंग डेस्टिनी लिखा हुआ था। वीर उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और दोबारा अपने चारों बगल देखने लगता है। वहाँ पर वीर को उन चेस बोर्ड के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वीर उस चेस बोर्ड के पास जाता है और उस पे कुछ नोटिस करता है। वीर देखता है कि उन सारे चेस के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं। वीर उन नाम को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता है। वीर देखता है कि एक चेस के ऊपर खुद वीर का नाम लिखा हुआ था। वीर क्यूरियस होता हुआ उस चेस को उठाता है और अपने नाम को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर कौन हो सकता है जो चेस के ऊपर मेरा नाम लिखेगा? वीर मन ही मन सोचता है और फिर उस चेस को वहीं रख देता है जहाँ से वीर ने उस चेस को उठाया था। फिर वीर बाकी चेस के ऊपर भी नाम चेक करता है। किसी चेस पे अवनी, किसी चेस पे रूही, किसी चेस पे ईशा, विहान रहेजा और भी बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। अब ये क्या है? इस पे मेरा नाम लिखा था तो समझ में आता है क्योंकि मैं जीन यूनिवर्स में हूँ। और यहाँ मेरे बाकी दोस्तों के नाम क्यों लिखे हैं जो कि पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं? वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीर वहीं पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए वहीं पर रूम में गोल गोल घूमने लगता है। तभी वीर एक जगह से होते हुए जैसे गुजर रहा था वैसे ही वीर के अंदर एक अजीब सी पावर एंटर करती है जिससे वीर का पूरा शरीर पावर से भर जाता है। लेकिन वीर थोड़ा सा आगे निकल गया था इसलिए वो पावर तुरंत ही चली गई थी। वीर अपने कदमों को पीछे लेता है और वीर के कदमों को पीछे लेते ही वो पावर दोबारा से वीर के अंदर एंटर करती है। वीर अपने लेफ्ट साइड देखता है जहाँ पर एक दीवार था। वीर वहाँ पर पहले अपने हाथों से जैसे डोर को खटखटाते हैं वैसे खटखटाता है। हाँ, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है। वीर मन ही मन सोचता है और फिर अपने प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करता है। लकीली अब वीर का प्रोफेसर मंत्रा भी यहाँ पर काम कर रहा था। वीर के प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करते ही वहाँ पर वीर को अंदर कुछ महसूस होता है। उसके अंदर एक अजीब सा स्टील का बॉक्स रखा हुआ था। वीर अपने पंच को आहिस्ते आहिस्ते दीवार पर मारता है
और क्योंकि वो दीवार लकड़ी का बना हुआ था इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। वीर उस बॉक्स को लेता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वीर उस बॉक्स को नहीं खोल पाता है। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो उस बॉक्स को नहीं खोल पाया था। फिर वीर उस बॉक्स को एक जगह रखता है और अपने चारों बगल निकलकर, उस घर से भी निकलकर हर जगह इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वीर को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वीर वहाँ से निकलने का डिसीजन लेता है। वीर जल्दी से उस लकड़ी के बने हुए घर में जाता है और उस बॉक्स को उठा लेता है। वीर जैसे ही उस लकड़ी के घर से उस बॉक्स को लेकर निकलने वाला होता ही है, इतने ही में वीर को कुछ खटखट जैसी आवाज़ आती है। वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छोटी सी चीज़ गिरी हो। वीर पीछे देखता है, जहाँ पर वीर को वो चेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अभी अभी हिलाया हो। वीर पास जाता है। वीर को दिखता है कि वहाँ पर 2 चेस अपने जगह से हिले हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तब इस चेस को आगे पीछे किसने किया? वीर मन ही मन सोचता है। वीर उस गिरे हुए चेस को छोड़कर उसके बगल में जो एक चेस था उसके ऊपर नाम पढ़ता है। उसके ऊपर एंशिएंट डेविल लिखा हुआ था और जो चेस नीचे गिरा हुआ था उसके ऊपर रूही का नाम लिखा हुआ था। वीर ये सब देखकर थोड़ा डर जाता है और वहीं से उस बॉक्स को लेकर टेलीपोर्ट होकर धरती पर आ जाता है। वीर जल्दी से उस बॉक्स को अपने कलेक्शन रूम में रखता है और जल्दी से रूही को चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है। वीर रूही का दरवाजा जैसे ही खोलता है, वीर देखता है कि रूही चीकू, रूहानी और बारबी के साथ आराम से सोई हुई है, लेकिन बारबी उठकर इस वक्त वीर को देख रही थी। जाहिर सी बात है कि बारबी के सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने एक स्ट्रांग पावर को अपनी तरफ आते हुए महसूस किया होगा, इसलिए वो उठकर वीर की तरफ देख रही थी। वीर भी उसे अपनी उंगलियों से चुपचाप सो जाने का इशारा करता है, तो बारबी भी वीर की उस इशारे को समझ जाती है और फिर वो दोबारा सो जाती है। वीर भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस जीन यूनिवर्स आ जाता है। वीर जैसे ही जीन यूनिवर्स आता है, वीर देखता है कि वीर उस दरवाजे के बाहर है और वो स्पेस जैसा दिखने वाला दरवाजा वहाँ से गायब हो चुका है। एक मिनट, मैं तो उस अजीब सा आइलैंड के ऊपर से टेलीपोर्ट हुआ था, तो मैं यहाँ कैसे आ गया? वीर मन ही मन सोचता है। तभी वीर देखता है कि वो जो सीढ़ियाँ जिससे वीर नीचे आया था वो सब अब धीरे धीरे फेड हो रही हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्पेस के फैब्रिक के थ्रू चीर कर निकल जा रही हैं। वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियाँ अब गायब हो रही हैं। वीर जल्दी से उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। वीर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वीर के पीछे की सीढ़ियाँ सभी के सभी गायब हो रही थी। वीर को अपने पीछे से टूटने की आवाज़ें आ रही थी। वीर जल्दी से उसी नाइल लाइफ कैट के नीचे बने रास्ते से निकल जाता है जहाँ से वो एंटर हुआ था। दिव्यांशु भी इस वक्त वहीं खड़ा था। वीर जैसे ही उस नाइल लाइफ कैट के नीचे से बने दरवाजे से निकलता है, वैसे ही वो दरवाज़ा वहाँ से गायब हो जाता है और वो नाइल लाइफ कैट का सिंबल भी वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें गायब हो गई थी, जैसे उन गॉड्स की हड्डियाँ जो कि वहाँ पे थी और भी बहुत कुछ। वहाँ पर कुछ चीज़ें ही रह गई थी जो कि अब किसी काम की नहीं थी। वीर क्या हुआ? तुम जब नीचे गए तो थोड़ी देर बाद मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पा रहा था और मैं नीचे भी आ पा रहा था, लेकिन इतने में मैंने तुम्हें ऊपर आते हुए देखा तो मैं रुक गया। नीचे क्या था वीर, बताओ, क्या तुम्हें कुछ मिला? कोई खजाना टाइप? दिव्यांशु वीर की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे वो नीचे कुछ नहीं मिला, उल्टा मैं भी मर जाता। चलो निकलते हैं यहाँ से। वीर दिव्यांशु से झूठ कहते हुए कहता है, एक मिनट, ये कुछ देर बाद ही मेरे नीचे जाने के बाद ये अपनी पावर को इस्तेमाल कैसे कर पा रहा था? क्या उस बॉक्स की वजह से यहाँ पर वो सब कुछ था? वीर मन ही मन सोचता है। वीर को समझ आ जाता है कि उस बॉक्स के अंदर से वो जो कमाल की पावर निकल रही थी उसी की वजह से ये सब यहाँ था और अभी वो सब यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि वो बॉक्स उस जगह से नहीं हिल जा चुका है। वैसे वीर, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन की हुई जगह है और तुम्हारी भी, और स्काई पैलेस के लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे कुछ दिनों में, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें इस सारी चीज़ों के बारे में पता चलने देना चाहिए। दिव्यांशु हकलाते हुए वीर से कहता है, हाँ सही कह रहे हो, तो क्या करें? वीर दिव्यांशु की तरफ देखते हुए कहता है, इस जगह को ख़त्म कर देना चाहिए जिससे स्काई पैलेस के लोगों को ये जगह कभी मिले ही ना। इस जगह की एक चीज़ को मैं धूल में बदल दूंगा। इतना कहकर दिव्यांशु स्माइल करता है और चारों बगल अंधेरा छा जाता है। वीर भी वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वीर को पता था वहाँ बस
टूटने फूटने की आवाज़ ही आएंगी। वीड अपने डेविल सोल को बुलाकर वापस स्काई पैलेस तुरंत आ जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ धरती ग्रह पे ब्लड लीजेंड के अंडरवर्ल्ड में सिक्स पाथ एक अजीब से संदूक के पास बैठा हुआ था। वो संदूक देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। सिक्स पाथ उस संदूक को कुछ देर घूरता है और उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। इससे पहले कि सिक्स पाथ का हाथ उस संदूक को छू ही पाता, बगल से एक आवाज़ आती है, क्या तुम सच में उसे इस्तेमाल करने वाले हो? क्योंकि मैंने जिस सिक्स पाथ के बारे में सुना था वो अपने दम पे इवॉल्व होने की बात रखता था। गॉड का प्रतिशोध सिक्स पाथ के पास आते हुए कहता है, मैं उस पावर का क्या करूँगा? मैं उस पावर का इस्तेमाल करके न ही अपने दोस्त, न ही अपने मालिक और तो और किसी को भी नहीं बचा पाया। सिक्स पाथ अपना चेहरा उतारते हुए कहता है, देखो दोस्त, मैं जानता हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे हम लोग नहीं बदल सकते हैं। गॉड का प्रतिशोध सिक्स पाथ की तरफ देखते हुए कहता है, किसने कहा नहीं बदल सकते हैं? सिक्स पाथ गॉड के प्रतिशोध की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और उसका हाथ इस वक्त उस संदूक को खोल चुका था। उस संदूक को खुलता हुआ देखकर गॉड का प्रतिशोध थोड़ा पीछे होता है। तुम बिल्कुल आदित्य जैसे हो, मुझे पता था तुम नहीं मानोगे। अगर तुम उस पावर को हासिल करने जा ही रहे हो तो एक बात याद रखना, उस पावर को कंट्रोल करना नामुमकिन है। गॉड का प्रतिशोध सिक्स पाथ को देखते हुए कहता है, तुमने जैसा कहा मैं अपने मास्टर जैसा हूँ। अगर मेरे मास्टर इस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना कहकर वो अपना हाथ उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। सिक्स पाथ के उस हाथ में एक अजीब सा वाइट कलर का ऑग चमक रहा था। सिक्स पाथ उसे बाहर निकालता है और अपनी मुट्ठियों से रौंद देता है। सिक्स पाथ कैसा करते ही चारों बगल रोशनी फैल जाती है और कुछ देर के बाद वो सारी रोशनी सिक्स पाथ के अंदर समा जाती है। सिक्स पाथ वो रोशनी एब्जॉर्ब करते रहता है और उस एब्जॉर्प्शन के बीच में ही सिक्स पाथ डिफाइड से सीधा वॉर्टेक्स लेवल पहुंच जाता है और तो और उसकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। देखो सिक्स पाथ, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन अब तुम्हें अपने इस पावर को लिमिटेड यूज करना होगा, वरना तुम जानते हो ना तुम्हारे मास्टर के साथ क्या हुआ। आदित्य के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। गॉड का प्रतिशोध सिक्स पाथ को देखते हुए कहता है, घबरा मत, मैं ख्याल रखूंगा। सिक्स पाथ गॉड के प्रतिशोध को देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ जीन यूनिवर्स में गॉड हॉल के अंदर एक मसाल सुलग रही थी और वो किसी पल बुझने वाली थी। उसके नीचे एक सिंहासन बना हुआ था जिसके चारों बगल सारे गॉड्स, ग्रेव गॉड्स, कियोस गॉड्स और भी जितने भी गॉड्स थे सब खड़े थे और उस मसाल को बुझते हुए देख रहे थे। वहाँ पर हर एक सिंहासन के ऊपर एक मशाल थी, यहाँ तक कि ग्रेव गॉड के सिंहासन के ऊपर भी एक मसाल थी। वो मसाल ये दर्शाती थी कि वो गॉड जिंदा है या मर गया। इस वक्त मोमेंट गॉड का मसाल बुझने के कगार पे था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मोमेंट गॉड को जल्दी से जल्दी यहाँ ले आओ, वो इतने दिन से कहाँ थी? ग्रेव गॉड गुस्से में सबसे कहते हैं, सॉरी सर, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ है और तो और हम उसे जीन यूनिवर्स के अंदर सेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। कियोस गॉड ग्रेव गॉड से कहता है, बकवास मत करो, अगर वो जीन यूनिवर्स में नहीं है तो कहाँ है? ग्रेव गॉड इतना कह रहे होते हैं, इतने में उनकी आवाज़ बीच में रुक जाती है। एक बार रुक जाओ, कहीं वो अपने उससे तो मिलने नहीं चली गई? ग्रेव गॉड बाकी सारे गॉड की तरफ देखते हुए कहते हैं। ग्रेव गॉड की बात को सुनकर वो सब भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पर मास्टर, ये नामुमकिन है, उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। हमने उसे जहाँ भेजा था वहाँ पर उसका सर्वाइव करना नामुमकिन है। कियोस गॉड ग्रेव गॉड को समझाते हुए कहता है, हमने उसे एक स्पिरिट बना दिया था। हमने उसे पृथ्वी ग्रह के यूनिवर्स में एक प्लेनेट का स्पिरिट बना दिया था और जहाँ तक हो सकता है वो अभी तक खत्म हो गई होगी। वो हायर लेवल की स्पिरिट नहीं थी और तो और जब वो एक हायर लेवल की स्पिरिट बन गई थी तब हमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे
डिमोट कर दिया था और उसे दोबारा लोअर रैंक का स्पिरिट बना दिया था ताकि वो कभी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन बाद में हमारा और उसका कनेक्शन कट गया था, जिसके कारण हमें ये लगा कि वो मर चुकी होगी। केओस गॉड क्रेब गॉड से कहता है, अगर वो मर चुकी है तो बकवास बंद करो तुम लोग चुपचाप जाकर मोमेंट गॉड को ढूंढो, कहाँ है वो। क्रेब गॉड बाकी सारे गॉड्स को ऑर्डर देते हैं। इतने ही में वो जो मसाल सुलग रही थी वो बुझ जाती है और सबको ये समझ आ जाता है कि अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो सब अपना सर झुकाकर उस सब मसाल के आगे खड़े थे। नहीं, सब खत्म हो गया। हम में से एक गॉड के मरने का भी मतलब है इस यूनिवर्स में तबाही। क्रेब गॉड बाकी सारे गॉड्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें जल्दी से एक नया गॉड चाहिए होगा। क्रेब गॉड सबको कहते हैं, पर मास्टर, हम इतनी जल्दी किसी गॉड को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, और सारे गॉड्स अपनी धुन में रहते हैं। केओस गॉड इतना कह ही रहा होता है इतने ही में, मुझे बकवास नहीं सुननी है। अगर सारे यूनिवर्स का संतुलन बनाए रखना है तो हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो इस गद्दी पे बैठने के लायक हो। क्रेब गॉड उन सब की तरफ देखते हुए कहता है। क्रेब गॉड से कोई भी और एग्रीमेंट नहीं करता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है किसी को ढूंढने के लिए। लेकिन केओस गॉड अभी भी वहीं खड़ा था। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो क्या? क्रेब गॉड केओस गॉड को वहीं खड़ा देख कहते हैं, क्या वीर रहेजा हमारे इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। क्रेब गॉड से को देखते हुए केओस गॉड कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने उससे हमारे जैसा ही बन जाने के लिए कहा था, जिससे वो भी इस यूनिवर्स को समझ पाए और इस यूनिवर्स में काफ़ी सारी चीज़ें वो बदल भी सकता था। लेकिन फिर भी उसने मेरे उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उसने ये कहा कि वो अपने परिवार के साथ जितना खुश है उतना वो एक गॉड बन के खुश नहीं रह पाएगा। क्रेब गॉड केओस गॉड से कहते हैं। केओस गॉड भी अपने गर्दन को हाँ में हिलाता है और वहाँ से किसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद केओस गॉड वापस आता है। मास्टर, आई एम सॉरी मैं वापस आया, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है। अगर वो जिंदा होगी तो क्या वो मोमेंट गॉड के इस गद्दी पे बैठने के लायक होगी? क्रेब गॉड को देखते हुए केओस गॉड बोलता है, मैंने कहा ना मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैंने कहा किसी नए को ढूंढो, समझे? क्रेब गॉड गुस्से में केओस गॉड पे चिल्लाते हुए कहता है। केओस गॉड वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वीर सुबह सुबह उठता है और फ्रेश हो जाता है। वीर अपने रूम से बाहर निकलता है। वीर देखता है कि बाहर वही सारी बोरिंग चीज़ें चल रही हैं। फिर वीर टेलीपोर्ट होकर अपने घर वापस आ जाता है। वीर उस समय रात में वापस आया था, इसलिए वीर किसी से मिल नहीं पाया था। लेकिन अभी वीर के सामने प्रेरणा रहेजा खड़ी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और विहान रहेजा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर हर कोई मौजूद था, रूही, बच्चे, सब। स्टेपलेट, वीर आ गया है, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, रूही स्टेपलेट से कहती है। वीर अपनी माँ को रोता हुआ देखकर जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है क्या? वीर प्रेरणा रहेजा से पूछता है। प्रेरणा रहेजा बहुत समय से बाहर वेकेशन पे गई थी और वहीं से अपना टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके वो अलग अलग ग्रह पे जा रही थी। लेकिन उनके साथ वो जो हुआ उस ग्रह पे, उसके बाद से वो सीधे वीर से मिलकर ये सारी बातें बताना चाहती थी। और तो और वीर उस बीच में पृथ्वी ग्रह आया भी नहीं था, जिसके कारण प्रेरणा रहेजा उससे फ़ोन पे भी कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। वीर प्रेरणा रहेजा बस इतना ही कहकर जोर से रोने लगती है। इतने ही में प्रेरणा रहेजा के बगल में एक खूबसूरत लड़की दिखना शुरू हो जाती है, जिसने एक ब्लैक कलर का आर्मर पहना हुआ था। वो जल्दी से बाहर आती है, अपने चारों बगल देखने लगती है। मुझे सकाग्रह जाना है। वीर, तुम मुझे सकाग्रह ले चलोगे प्लीज़? मोमेंट क्वीन अचानक से प्रेरणा रहेजा के सीओ खुद से बाहर आती है और वीर से कहने लगती है, मोमेंट क्वीन देखो, ये बकवास करने का समय नहीं है, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। मोमेंट क्वीन को समझाते हुए वीर कहता है। लेकिन मोमेंट क्वीन को देख के लग रहा था कि वो वीर की इस बात से नाखुश है। वो वीर के ऊपर अटैक कर देती है और जोर से चिल्ला कर ये कहने लगती है कि
मुझे जल्दी से सकाग्रह ले जाओ। वीर देखता है कि वो सब रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वीर भी अब टेंशन में आ गया था कि आखिर सकाग्रह पे ऐसा हुआ क्या है। तभी वीर देखता है कि वीर की माँ के सीओ फूल से 2 और स्पिरिट्स बाहर आते हैं और वीर के सामने झुककर बॉव डाउन करते हैं। एक स्पिरिट एक फीमेल स्पिरिट थी और दूसरा स्पिरिट एक बोन से बना हुआ था। ड्राई बोन किंग और स्मोक फैन, तुम्हें बहुत दिनों बाद दिख रहा हूँ, कैसे हो? वीर उन दोनों से पूछता है। स्मोक फैन स्काई किंग की बेटी थी, वही स्काई किंग जो एंशिएंट डेविल के साथ भाग गया था, और ड्राई बोन किंग भी उसका ही दोस्त था जिसे वीर स्काई ट्री में मिला था। और भाई जो याद नहीं है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपको स्टोरी सुनना है, मतलब ये सब नहीं याद आ रहा ये लोग कौन है, तो आप लोग स्टोरी सुन सकते हो 1460, ठीक है, 1460 स्टोरी सुन लेना जाके, वहाँ पे इन लोग का है पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो सब वीर के बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और अपने पाँव पे खड़े होते हैं। देखिए मास्टर, हम यहाँ पर हालचाल बताने नहीं आए हैं, वो दोनों अपने सर को नीचे करते हुए बोलते हैं। फिर ड्राई बोन किंग वहाँ पर जो भी हुआ वो सब कुछ वीर को बताने लगता है। वीर एंशिएंट डेविल का नाम सुनकर बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उसी समय एंशिएंट डेविल का वो चेस वो सब याद कर कर वीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वीर एक बार दोबारा से कंफर्म करने के लिए कि रूही ठीक है, रूही की तरफ देखता है और रूही को अच्छे से स्कैन भी करता है। तभी वीर के दरवाजे का डोरबेल बजता है, जिससे सब लोग अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि सब लोग अभी शांत थे। वीर अपने फैमिली के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो डोरबेल के डोर के उस तरफ जो भी है उसे स्कैन करता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर बिल्कुल इलेक्ट्रॉर जितनी या फिर इलेक्ट्रॉर से ज़्यादा ही थी।